औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 2 के अंदर आज हमने देखना है न्यूटोनियन मैकेनिक्स ऑफ अ सिंगल पॉइंट। यानी कि पहले हम देखेंगे न्यूटोनियन को सिंगल पॉइंट्स के लिए, फिर हम न्यूटोनियन को एक सिस्टम के लिए प्रूफ करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सिंगल पॉइंट के लिए यानी कि चेक करेंगे न्यूटोनियन मैकेनिक्स ऑफ अ सिंगल पॉइंट्स। तो सबसे पहले हम इसका कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेंगे। कोऑर्डिनेट सिस्टम हम एक्स एंड वाई की फॉर्म के अंदर ले लेते हैं, एक्स एंड वाई। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम भी हम इसको बोलते हैं या हम इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोलते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर हमने एक पॉइंट्स ले लिया और पॉइंट्स को नाम दे दिया एक्स वाई, और ओरिजिन से लेकर उस पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है वो उसको हम किस चीज़ का नाम देते हैं, आर का। और ये हमारे पास क्या होता है, ओरिजिन से लेकर उस पॉइंट्स तक का डिस्टेंस होता है, या फिर हम ऐसे डिस्टेंस को यूनिट वेक्टर भी बोलते हैं। वेलोसिटी जो हमारे पास होते हैं वो तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन डिस्टेंस आर कॉल्ड वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हमारे पास आ गया, वेलोसिटी इक्वल टू चेंज इन पोजीशन, और हमारे पास पोजीशन भी होते हैं, चेंज इन पोजीशन, इक्वेशन नंबर 1। तो इसके बाद जो हमारे पास एक्सेलरेशन होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये वाले टर्म मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करने के लिए डी और डी टी, और ये जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी किसके इक्वल होता है, चेंज इन पोजीशन, यानी कि डी आर ओवर डी टी। तो डी को डी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डी स्क्र आर, और डी टी कितना हो जाएगा, डी टी का स्क्र। ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई, और इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। यानी कि 2 टाइम पोजीशन के अंदर अगर चेंज ले लें, यानी कि पोजीशन का 2 टाइम डेरिवेटिव ले लें, वो भी हमारे पास एक्सेलरेशन कहलाता है। या वेलोसिटी के अंदर चेंज ले लें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो भी हमारे पास क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन होता है। ये हमारे पास न्यूटोनियन मैकेनिक्स है, तो हम इसके अंदर न्यूटन से लॉ अप्लाई करेंगे। न्यूटन सेकंड लॉ, द चेंज इन मोमेंटम। जो न्यूटन सेकंड लॉ होता है वो हमारे पास इस चीज़ के इक्वल होते हैं, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। पी का मतलब होता है लीनियर मोमेंटम, तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो ये भी हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ होता है, लेकिन हम ज़्यादातर इस टर्म को डिस्कस करते हैं, एफ इक्वल टू एम ए। ये भी न्यूटन सेकंड लॉ है। और दरअसल जो न्यूटन सेकंड लॉ होता है वो चेंज इन लीनियर मोमेंटम की इक्वल होते हैं। अब इससे हम ये वाली टर्म कैलकुलेट करेंगे, P इक्वल टू, अब ये जो हमारे पास मोमेंटम होता है लीनियर मोमेंटम, वो होता है P इक्वल टू एम वी, द प्रोडक्ट ऑफ एम मास एंड वेलोसिटी। तो अब P की जगह हम ये वाली वैल्यू रिप्लेस कर लेंगे, एम वी। जब P की जगह एम वी पुट करेंगे तो एम मास हमारे पास जो होगा वो कांस्टेंट होता है, तो मास पहले आ जाएगा, बाकी क्या बनेगा, डी वी बटा डी टी। तो इसके बाद फिर हम यानी कि इस टर्म को अब देखेंगे, डी वी किस चीज़ की इक्वल होते हैं, चेंज इन वेलोसिटी। जो हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी होते हैं वो एक्सेलरेशन के इक्वल होते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, एफ इक्वल टू एम ए। तो एफ इक्वल टू एम, और ये जो हमारे पास एक्सेलरेशन होते हैं अकॉर्डिंग टू इक्वेशंस नंबर 2। इक्वेशंस नंबर 2 के अंदर हमने क्या किया था, चेंज इन यानी कि डबल चेंज लें पोजीशन के अंदर, या डी स्क्र बटा डी टी इन पोजीशन, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की जगह डायरेक्ट हम ये वाली वैल्यू रिप्लेस करेंगे। तो वैल्यू रिप्लेस करने के बाद ये तो हमारे पास आ गया यानी कि न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक। आगे जो हमारे पास दूसरी टर्म, अब हम निकालेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, वी नो दैट फोर्स यानी कि न्यूटन सेकंड लॉ किसकी इक्वल था, एफ इक्वल टू डी पी बटा डी टी। डी पी यानी कि चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो जो हमारे पास यानी कि ये फोर्स होते हैं डी पी बटा डी टी इक्वल टू नेट फोर्स, और इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, नेट फोर्स। अगर ऑल फोर्सेस इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि हम मुख्तलिफ फोर्सेस का सम अप ले लें, यानी कि ऑल
ऑल फोर्सेस इज ज़ीरो या सम ऑफ फोर्सेस इज ज़ीरो। तो जो हमारे पास नेट फोर्स होगी उसको जो हमारे पास सम होगा वो किस चीज़ के इक्वल होगा, ज़ीरो के। तो एफ़ की जगह हम ज़ीरो पुट करेंगे तो डी पी बटा डी टी इक्वल टू ज़ीरो। तो अब हम लीनियर मोमेंटम निकालने के लिए इसका हम इंटीग्रेशन लेंगे। जब इंटीग्रेशन लेंगे डी पी बटा डी टी इक्वल टू ज़ीरो का इंटीग्रेशन, तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से कैंसिल आउट हो गया। P इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि जब हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स को एक सिंगल पार्टिकल के लिए चेक करेंगे, एक सिंगल पॉइंट्स के लिए चेक करेंगे, तो जो हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होगा वो किस चीज़ के इक्वल होगा, कांस्टेंट टर्म के इक्वल होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास इसकी टर्म है लीनियर मोमेंटम ऑफ। तो अब हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। पहले हमने चेक किया था लीनियर मोमेंटम, अब हमारे पास है एंगुलर मोमेंटम। अब हमने यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को हमने डिस्कस करना है। तो जब एंगुलर मोमेंटम को डिस्कस करेंगे तो कोई हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लेंगे, यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस या हम इसे कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिए। अब हम इसके अंदर पॉइंट्स ले लेंगे। एक पॉइंट्स हमने P1 ले लिया, दूसरा पॉइंट्स हमने P2 ले लिया। अब ओरिजिन से P1 का डिस्टेंस यानी कि जितना भी होगा उतना ही ओरिजिन से P2 का डिस्टेंस होगा। क्यों? वजह ये कि जो हमारे पास टर्म होगी सिर्फ एक ही हमारे पास पोजीशन वेक्टर है। ओरिजिन से हमने P1 तक कोई डिस्टेंस लेना है। जब हम इस पॉइंट्स को मूव करवाएंगे, जब ये पॉइंट्स रोटेट करेगा, जब ये पॉइंट रोटेट करेगा, चाहे इधर पॉइंट्स बने, इधर बने, चाहे इधर पॉइंट्स बने, लेकिन जो भी पॉइंट्स बनेगा, लेकिन ये वाला जो डिस्टेंस होगा ऑल पॉइंट्स हमारे पास क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि P1 को अगर हम इधर रोटेट करवाएं, इधर रोटेट करवाएं, इधर रोटेट करवाएं, मतलब जितने भी पॉइंट्स बनते जाएंगे उन सब का जो ओरिजिन से डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो मोमेंटम ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एंगुलर मोमेंटम, वी नो दैट एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू एल इक्वल टू आर क्रॉस पी। जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम होते हैं उसको हम एल के साथ यानी कि रिप्रेजेंट करते हैं, और हमारे पास यानी कि डिस्टेंस हो गया क्रॉस पी। पी हमारे पास है लीनियर मोमेंटम, यानी कि द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम आर कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। तो अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या होगा, डी एल बटा डी टी इक्वल टू डी ओवर डी टी आर क्रॉस पी। अगर हमारे पास यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट का डेरिवेटिव हो तो उनको डेरिवेटिव लेने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। प्रोडक्ट रूल किस तरह अप्लाई करते हैं, पहले का डेरिवेटिव दूसरा सेम, फिर प्लस का साइन, अब दूसरा सेम और पहले का डेरिवेटिव। तो अब हम पहले आर का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, क्रॉस पी एज इट इज़ आ गया, फिर प्लस का साइन लगा के आर एज इट इज़ आ गया, और सॉरी इधर हम क्रॉस का साइन डालेंगे, क्रॉस पी यानी कि लीनियर मोमेंटम का डेरिवेटिव लेंगे। वी नो दैट जो हमारे पास पी होते हैं, पी किस चीज़ की इक्वल होता है, लीनियर मोमेंटम, वो एम वी। तो अब ये डी आर ओवर डी टी चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन किस चीज़ की इक्वल होता है, वेलोसिटी के, क्रॉस एम वी लीनियर मोमेंटम किस चीज़ की इक्वल होगी, एम वी प्लस आर डी पी बटा डी टी। ये हमारे पास होता है न्यूटन सेकेंड ला, न्यूटन सेकेंड ला डी पी बटा डी टी किस चीज़ की इक्वल होता है, फोर्स की। तो लिखने के बाद अब जो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट होता है, जो एक जैसे वेक्टर का क्रॉस होता है वो किस चीज़ की इक्वल होता है, ज़ीरो के। तो जब हम वी क्रॉस वी लिखेंगे तो ये किस चीज़ की इक्वल हो जाएगा, ज़ीरो के। तो ज़ीरो को एम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सारा ज़ीरो हो जाएगा, बाकी क्या बच गया, आर क्रॉस एफ। तो डी एल ओवर डी टी इक्वल टू हमारे पास किस चीज़ की इक्वल आ जाएगा, टार्क की।
ये जो टर्म हमारे पास है पोजीशन, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन एंड फोर्स, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन एंड फोर्स, ये वाला जो टर्म हमारे पास है तो ये टार्क इक्वल होता है। तो यानी कि अगर सम ऑफ ऑल फोर्सेस या सम ऑफ ऑल टार्क्स अगर हम ज़ीरो को इक्वल लें तो फिर इसकी क्या नोटेशन बनेगी, डी एल ओवर डी टी इक्वल टू टार्क, तो डी पी ओवर डी टी इक्वल टू एफ, यानी कि ये हमारे पास किस चीज़ की इक्वल है, सम ऑफ ऑल टार्क इज ज़ीरो, देन इक्वेशन नंबर 8, मतलब कि जितने भी हमारे पास टार्क होंगे एक्स एक्सिस की फॉर्म के अंदर या वाई की फॉर्म के अंदर, उन सब का जो हमारे पास सम ऑफ होगा वो अगर हम उसको ज़ीरो की इक्वल पुट करें तो क्या टर्म बनेगी, डी एल ओवर डी टी इक्वल टू ज़ीरो। तो हम इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो एल इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो एंगुलर मोमेंटम भी हमारे पास किस चीज़ की इक्वल आ जाएगा, कॉन्स्टेंट टर्म के। लास्ट में हमारे पास टर्म है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए ये हमारे पास यानी कि कोई बॉडी है, m1 मास है, और m1 के ऊपर हम थोड़ी सी फोर्स लगाएंगे, तो उसको फोर्स लगा के जब फोर्स लगाएंगे वो इस पॉइंट से फिर इस पॉइंट पर आ जाएगा m2 तक, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस उसने कवर किया उसे हम बोलते हैं चेंज इन डिस्टेंस, यानी कि डी एस। एस का क्या मतलब होता है, डिस्टेंस, यानी कि एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक का जो फासला है उसे हम एस के साथ डिनोटेड करते हैं, और ये एफ, इसके ऊपर हम फोर्स लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, m1 चेंज होकर यानी कि कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करके कहाँ पहुँच जाएगा, m2 पर। तो अगर एक पॉइंट्स के अंदर चेंज है विद रिस्पेक्ट टू फोर्स की वजह से फिर हम उसके ऊपर न्यूटन सेकंड अप्लाई करते हैं, एफ इक्वल टू एम ए। तो न्यूटन सेकंड अप्लाई करने के बाद एफ इक्वल टू एम, और ए किस चीज़ की इक्वल होता है, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो एफ इक्वल टू एम डी वी बटा डी टी। तो आगे ज़रा हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, या हम दूसरी डिस्टेंस की इक्वेशन ये भी पढ़ी हुई है, एस इक्वल टू वी टी। तो जब हम इसके ऊपर चेंज लेंगे तो डी एस को डी एस बनाने के लिए, तो जब इसका चेंज लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, डी एस इक्वल टू वी, साथ आ गया डी टी। तो इसको सॉल्व करने के लिए यानी कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए तो हम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। जब वर्क एनर्जी प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे तो W12 इसलिए लिखेंगे क्योंकि जो हमारे पास वर्क जो हमने अप्लाई किया वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए हमने जो भी वर्क यानी कि अप्लाई किया या जो भी हमें डिस्टेंस कवर किया उसको फिर लॉ ऑफ प्रिंसिपल के अंदर यानी कि एनर्जी, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का फार्मूला होता है 1/2 एफ डॉट डी एस। तो फोर्स किस चीज़ की इक्वल थी, एम डी वी बटा डी टी, और डी एस किस चीज़ की इक्वल है, वी साथ आगे डी टी के साथ कैंसिल आउट हो गया, और एम मास कांस्टेंट होता है, ये इंटीग्रेशन के बाहर चला गया, 1/2 वी साथ आ गया डी वी। अब हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है, जब डॉट प्रोडक्ट को ख़त्म करते हैं तो ये हमारे पास वी टू वी का डॉट प्रोडक्ट है, तो इसका क्या मतलब है, पैरेलल। तो पैरेलल थीटा कितना होता है, ज़ीरो होते हैं। तो अब डॉट को जब ख़त्म करते हैं तो काज अप्लाई करते हैं, तो ये वी डी वी साथ आ गया काज थीटा। थीटा की जगह ज़ीरो पुट करेंगे तो काज ज़ीरो किस चीज़ की इक्वल आ गया, 1 के। एम इंटीग्रेशन 1/2 वी साथ आ गया डी वी। तो एम हमारे पास कांस्टेंट था, वी का जब इंटीग्रेशन लेंगे पावर के अंदर ऐड कर ले, वही टर्म नीचे लिख ली। तो जब हम इसके अंदर यानी कि पहले अपर लिमिट अप्लाई करेंगे फिर लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो V2 हो गया, और लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, V1। जो अब हमारे पास इसकी जो टर्म बनी है इसको हम क्या करेंगे, बायर वाली इक्वेशन जो m/2 है उसको बोथ साइड हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1/2 NV2 का स्क्वायर 1/2 MV1 का स्क्वायर। और ये जो हमारे पास टर्म होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी को किसके साथ डिनोटेड करते हैं, T के साथ, तो T2 - T1।
तो ये तो हमारे पास किनेटिक एनर्जी आ गई। अगर हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालें तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम लिखते हैं चेंज यानी कि डेल वी डेल यू, यू का मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी, डेल का मतलब होता है चेंज, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस W1 तो चेंज हमारे पास किस चीज़ की इक्वल होते हैं U2 माइनस U1 इक्वल टू माइनस W12। तो अब ये जो हमारे पास यानी कि इसकी वैल्यू होती है W की, तो हम उसकी वैल्यू रिप्लेस कर लेंगे, यानी कि नेगेटिव वाली टर्म को दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे और बाकी ये वाली टर्म हम इधर लेकर आए। U1 नेगेटिव के पॉजिटिव हो गया, U2 नेगेटिव के पॉजिटिव का था, इधर आकर नेगेटिव हो गया। अब हम इक्वेशन 10 और इक्वेशन 11 को जब कंपेयर करेंगे तो W12 किस चीज़ की इक्वल था T2 माइनस T1 और ये कितना है U1 माइनस U2। तो अब क्या करेंगे, U2 वाली को T2 वाली साइड पे ले जाएंगे और T1 को U1 वाली साइड पे लेकर जाएंगे। तो अब T1 प्लस U1 इक्वल टू T2 प्लस U2, तो हम लिखेंगे अब ये देखिए हिंट्स पॉइंट्स फर्स्ट the sum of kinetic and potential energy at the point of second sum of kinetic energy and potential energy are equal। मतलब कि दोनों पॉइंट्स के अंदर सम ऑफ किनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी प्लस किनेटिक एनर्जी दोनों टर्म में हमारे पास क्या है, सेम है। तो ये हमारे पास था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ यानी कि ये हमारे पास था न्यूटोनियन मैकेनिक्स ऑफ सिंगल पॉइंट्स। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। वस्सलाम।